हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से कहानी सुनते हैं। चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पे। यार पापा पार्ट 7। पूरी बस भर चुकी थी। बस पूरे बैच से दो लोग बस में नहीं थे, एक शाशा और दूसरे बाबा पवी रंजन। मीता केवल फाइनल ईयर वालों के साथ ट्रिप पर जाती थी। बाकी लोगों के ट्रिप पर वह केवल एक लेक्चर लेने के लिए जाया करती थी। मीता अपने घर से बाहर निकल रही थी और गेट पर शाशा थी। मीता शाशा के गेट पर होने की वजह समझ चुकी थी। इससे पहले कि शाशा मीता पर कोई इमोशनल प्रेशर बनाती, शाशा ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। लेकिन मैम, नहीं, सी यू इन 15 मिनट्स। मीता ने कभी शाशा के से इतना कड़े रुख में बात नहीं की थी। शाशा को समझ आ गया था कि जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उधर मीता जब बस के पास पहुंची तो मनोज की कार पास में ही खड़ी थी। तुम भी मेरे साथ कार से चलो, मनोज ने कहा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मीता ने कहा। मनोज कार की ओर बढ़ने लगा। लाओ चाबी दो, कार मैं चलाऊंगी। मीता ने हाथ बढ़ाया। ड्राइवर ने चाबी मीता को दी और मीता ने चाबी अपने बैग में डाल ली और मनोज की ओर घूरा। तुम बाप बेटी का प्रॉब्लम क्या है? मीता ने ये बात कही तो अपने आप से, लेकिन इतनी जोर से कही ताकि मनोज को सुनाई पड़ सके। मनोज को समझ आ चुका था कि मीता की जगह कोई और होता तो मनोज कभी नहीं मानता। वह बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर बस में चढ़ गया। जब वह चढ़ रहा था तो मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गुड बॉय। मनोज ने घूर कर मीता को मनोज ने घूमकर मीता को घूरते हुए देखा। पीछे से बाबा पवी रंजन शर्ट पहनते हुए, एक बैग टांगे हुए, सिगरेट को धीरे धीरे पीते हुए और उससे भी धीरे चलते हुए आ रहे थे। फोन जेब में अब भी बज रहा था, लेकिन उससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाबा के हाथ में रजनीश की किताब थी। मीता ने उसको हाथ से इशारा किया, तब बाबा ने थोड़ा तेज चलना शुरू किया। मीता जोर से चिल्लाई, रन। तब बाबा ने थोड़ा और तेज चलना शुरू किया। बाबा की जो स्पीड थी, उसको किसी भी लिहाज से रन कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि बाबा के चेहरे के रंग से पता चल रहा था कि बाबा शायद उससे ज्यादा तेज अभी तक अपनी लाइफ में नहीं चले थे। बस में सब बैठ चुके थे। साशा अभी तक नहीं आई थी। उधर बाबा ने बैठते ही कहा, इतनी जल्दी काहे बुला लिए? अभी तो सब आए ही नहीं हैं। बाबा ये कहते हुए बस की सबसे पीछे की सीट पर लेट चुके थे। मनोज सबसे आगे की सीट पर बैठ चुका था। अनुषा मनोज के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठी थी। बाकी प्रोफेसर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। मीता अब भी बाहर थी। बस स्टार्ट हो चुकी थी। एसी ने ठंडा करना शुरू कर दिया था। सभी को नाश्ते का पैकेट बंटना शुरू हो चुका था। साशा अभी तक नहीं आई थी। मीता ने गुस्से में बस को बढ़ाने को कहा। मनोज को चिंता हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वैसे भी उसे मीता के गुस्से का पता था। जब वह गुस्से में होती है तो कुछ भी कर सकती है। मीता ने हॉस्टल की वार्डन को फोन किया। वार्डन जब कमरे में गई तो साशा अपना सामान पैक कर रही थी। कुछ देर में साशा वार्डन के साथ आते हुए दिखाई दी। साशा के चलने में तेजी थी। पूरी क्लास शांत थी। उन्होंने मीता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मनोज बस खिड़की से साशा को आते हुए देख रहा था। साशा जैसे ही बस के पास आई और बस में चढ़ने ही वाली थी कि मीता ने कहा, तुम मनोज के साथ बैठोगी। साशा के चेहरे के भाव गुस्से से फ्रस्ट्रेशन में बदल चुके थे। उसने ऐसा काम कर दिया था कि बिना बात माने मीता नाराज हो जाती और वह मीता को नाराज करना नहीं चाहती थी। मीता ने हमेशा ही साशा का ख्याल रखा था। अपनी लेट आने वाली हरकत पर वह खुद शर्मिंदा थी। साशा अंदर आकर मनोज के पास बैठ गई। मीता कुछ देर तक बस के दूसरी तरफ देखते हुए बस में घुसी। लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। कुछ लोग नींद में जा चुके थे। अनुषा जगी हुई थी। उसकी नज़र हर समय मनोज पर थी। बाबा पीछे वाली सीट पर बैठकर शिवाजी के सिंगल फोर्ट की कहानियां सुना रहे थे। बाबा के ज्ञान का दायरा केवल लॉ तक सीमित नहीं था। पुणे के सिंगल फोर्ट की दूसरी पुणे के सिंगल फोर्ट की दूरी करीब 1.5 घंटे की थी। ये साशा की जिंदगी के सबसे लंबे 1.5 घंटे होने वाले थे। बस ने चलना शुरू किया। मीता बस के में बीच में जाकर बैठ गई। कुछ लोग एक नींद ले चुके थे। साशा खिड़की से बाहर देख रही थी। मनोज साशा को देख रहा था। एक समय बीत रहा था, एक समय ठहरा हुआ था, एक समय रुकने को था। 3 समय मिलकर एक हो रहे थे। प्रिया और डेविड साथ में टहल रहे थे। डेविड की उम्र करीब 35 साल थी। प्रिया की उम्र लगभग 50 साल।
जब मैं क्लास 10th में रही होंगी तब तुम पैदा हुए होगे, प्रिया ने मजाक में कहा। जब मैं 55 साल का होऊंगा तो आप केवल 70 साल की रहेंगी। उम्र को खींच दो तो उनके बीच का अंतर कम दिखने लगता है। डेविड ने मजाक का जवाब मजाक में न देते हुए कहा। प्रिया उसकी बात पर सोचने लगी कि कभी उसने अपनी लाइफ को ऐसे देखा ही नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी के केवल दो ही सिरे थे, मनोज और साशा। और अब गोवा आकर डेविड के साथ समंदर से दोस्ती करते हुए उसे अपनी जिंदगी का भटका हुआ सिरा हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ था। डेविड को प्रिया के साथ अच्छा लगता था। प्रिया को डेविड के साथ अच्छा लगता था। किसी से मिलकर अच्छा लगना कैसा होता है ये बात प्रिया भूल चुकी थी। जिंदगी की आधी से ज्यादा याद रखने लायक चीजें हम भूल जाते हैं। भूलने का ये मतलब नहीं कि आदमी अधूरा है। भूलने का बस इतना मतलब है कि वो सब कुछ पास में ही है, बस हमारी नजर उस पर नहीं जा रही है। डेविड और प्रिया के बीच समंदर बोल रहा था, इसलिए वे दोनों चुप थे। बस को चले हुए आधा घंटा बीत चुका था। मनोज और साशा अभी तक चुप थे। एक वकील जो पूरी दुनिया की बोलती बंद कर देता था, उसकी बोलती बंद थी। एक लड़की जो समझदार थी, वो अपने गुस्से से बार बार हार जा रही थी। बस में पीछे से अंताक्षरी की आवाज आना शुरू हुई। गाने सुनाई पड़ रहे थे। मीता के दोनों तरफ के हिस्से दो टीम हो गए थे। एक के बाद एक गाने बज रहे थे। हर सुने हुए गाने से हमारी एक याद जुड़ी होती है। साशा कुछ देर के लिए उस गाने के सहारे एक ऐसे समय में पहुंच गई जिसका पता वह भूल चुकी थी। साशा 7 साल की हो चुकी थी। पता नहीं, पापा नहीं मुझे मम्मी बोला करो। लेकिन आप तो मेरे पापा हो ना। हाँ, लेकिन मुझे मम्मी ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि तुम मम्मी को 100 प्यार करती हो और मुझे 99, इसलिए मुझे मम्मी बोला करो। एक नंबर आपका हमेशा कम रहेगा, अगर आप मम्मी हो जाओ तो भी। क्यों 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 साशा? क्योंकि आप मम्मी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मम्मी ने मुझे पेट में रखा था। जो पेट में रखता है उसके नंबर हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है? इस एक नंबर के लिए मनोज और साशा की नोकझोंक होती। मनोज हमेशा एक नंबर से हार जाता। प्रिया दोनों की बातों से खुश होती। बच्चों के होने की खुशी कोई आसानी से मिलने वाली चीज लगती है। बच्चों से दुनिया शायद अब तक रहने लायक बची थी। मनोज जब भी कोई खिलौना साशा को दिलवाता तो साशा बेचारी कंफ्यूज हो जाती। मनोज हमेशा पूछता, पहले बताओ 99 या 100। साशा पहले आसपास देखती कि प्रिया कहाँ है, फिर मनोज की गाल पर 15-20 बार पुच्ची रखकर धीरे से कान में कहती, पापा प्लीज आपको कर दिया ना प्यार, लेकिन मम्मी ही 100 है। प्रिया दूर से ये देखकर हंसती। मनोज 99 में खुश था। अगर आज वह साशा से पूछता कि उसके नंबर कितने हैं, तो साशा न असली नंबर बता पाती, न ही मनोज सुन पाता। बच्चे शिकायत के साथ बड़े होते हैं, या यूं कह लें कि जिन बच्चों को अपने माँ बाप से दुनिया से शिकायत नहीं हुई, तो वे कभी बड़े हुए ही नहीं। एक उम्र में हम समझने लगते हैं कि ये माँ बाप अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है हम खुद तय करते हैं। भीतर का विद्रोही है जो घिसी पिटी दुनिया को नया कर देता है। साशा को सफर में हमेशा नींद आ जाती थी। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वह अंताक्षरी के गाने सुनते हुए सो चुकी थी। उसका सिर मनोज के कंधे पर था। मीता टहलते हुए आगे आई। उसने साशा का सिर मनोज के कंधे पर देखा तो धीमे से मुस्कुराई। मनोज के कंधे अब साशा के सिर के इंतजार में थे। साशा को वैसे गहरी नींद कुछ सालों से नहीं आई थी। मनोज के कंधे पर सिर रखी साशा अब 5 साल की हो चुकी थी और मनोज उम्र के उस पड़ाव पर था जब वह पीछे जाकर सब कुछ सही करना चाहता था। जिंदगी में पीछे जाकर सब सही हो सकता होता तो मनोज ने सबसे पहले सब सही कर लिया होता। जिंदगी में आगे बढ़कर ही सब सही किया जा सकता है। मनोज चाहता था कि सिंगापुर कभी ना आए। उसने ये मनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मीता ने धीरे से उनकी एक तस्वीर खींच ली, लेकिन वो तस्वीर भेजी नहीं। सफर अच्छा हो या बुरा, कभी न कभी खत्म होता ही है। साशा की जब नींद खुली तब तक मनोज नींद में था। साशा हैरान थी कि वह इतनी तरोताजा कैसे है। उसने सोते हुए मनोज को देखा। आखिरी बार उसने मनोज को इतने ध्यान से कब देखा था उसे याद नहीं था। मनोज ठंडा हो चुका था, मौसम ठंडा हो चुका था।
बस की खिड़की पर बरसात की बूंदें एक कहानी लिखने की कोशिश कर रही थी। शाशा ने फिर से मनोज के कंधे पर टिका शाशा ने सिर फिर से मनोज के कंधे पर टिका दिया। सिंगर फोर्ट से पहले एक कैंप लगा हुआ था। इस कैंप को चलाने वाले आर्मी के रिटायर्ड कुछ लोग थे। ये अलग अलग कॉलेज और कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। जब बस वहां पहुंची तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पहुंचने के बाद सबने चाय पी। उसके बाद सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। सबको 1 से लेकर 4 तक नंबर बोलने को कहा गया। अब पूरी क्लास 4 हिस्से में बढ़ चुकी थी। टीम 1 से लेकर टीम 4 तक। अगले 2 दिन ये टीम ऐसे ही रहने वाली थी। शाशा और मनोज की टीम एक ही थी। मीता टीम 2 का हिस्सा थी। हर टीम को अपना एक टीम लीडर चुनना था। बाबा भी मनोज और शाशा की टीम में था। बाबा क्लास में भले टॉप करता हो, बाकी सभी कामों में वो सबसे पीछे रहा करता था। सबको अपनी अपनी टीम के साथ खड़ा होना था। जब टीमें इकट्ठा हो गई, तब टीम एडवेंचर के एक एक लीडर हर टीम के पास आए और टीम के हिसाब से सबको अलग अलग रंग की टी शर्ट दे दी गई। सभी असमंजस में थे कि आखिर अब होगा क्या। हल्की बारिश से सब थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे। एडवेंचर स्पोर्ट के लीड ने कहना शुरू किया, हम 4 ग्रुप में ऊपर सिंगल फोर्ट जाएंगे। देखते हैं कौन सी पूरी टीम सबसे पहले पहुंचती है। याद रहे, एक टीम में अगर 10 लोग हैं और 9 लोग भी पहुंच गए लेकिन एक बचा हुआ है तो उसको पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ से सिंगल फोर्ट जाने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। ये सुनते ही खुसर फुसर शुरू हो गई। अपनी पूरी टीम को लेकर जाने की जिम्मेदारी टीम के हर मेंबर के साथ साथ टीम लीड की थी। चलो गाइस, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा एक टीम मेंबर आप सबके साथ है। आप सब लोग आप अपना मोबाइल जमा करते हैं। 5 मिनट के अंदर चारों टीमें रेडी थी। हर टीम को जीतना था। शाशा ने पहले कुछ एक ट्रैक किए हुए थे। उसको चिंता थी तो बस एक की मनोज सालवे से बात न करनी पड़े। मीता दूर से दोनों को देखकर हंस रही थी। हर टीम लीडर अपनी टीम को पास बोलकर हाई हाई फाइव करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था। शाशा ने सबको अपने पास बुलाया। मनोज भी साथ था। टीम में करीब 15 लोग थे। ट्रैक में सांस तुरंत फूलेगी, इसलिए कोशिश करना कि मुंह से सांस नहीं लेना। सब लोग 2 के ग्रुप में रहेंगे। वे 2 लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बारिश है तो रास्ता स्लिपरी होगा, इसलिए आराम से चलना। जल्दबाजी नहीं करनी। हम हर 20-25 मिनट में ब्रेक लेंगे। एक साथ लंबा चलने में ज्यादा थकान होती है। ओके, चलो फटाफट सब ग्रुप बना लो। साशा अभी बोल ही रही थी कि बाकी सभी ग्रुप आगे बढ़ चुके थे। साशा के ग्रुप वाले प्रेशर में आ गए कि कहीं वे पीछे न रह जाएं। अपने सबने अपने आसपास वाले लोगों के हाथ पकड़ लिए। साशा अपने ही खेल में फंस चुकी थी। अब उसको मनोज का हाथ पकड़ के चलना था। मनोज ने अपना हाथ आगे किया। साशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीता ने घूम कर देखा तो साशा और मनोज साथ में चलते हुए दिखे। उसे विश्वास नहीं हुआ। बाकी ग्रुप वाले अलग अलग चल रहे थे, लेकिन साशा के ग्रुप वाले लोग 2 ग्रुप में चल रहे थे। बाबा बरसात में भी आराम से माचिस जला रहे थे और सिगरेट फूंक रहे थे। पूरे फाइनल ईयर में सबसे पीछे बाबा चल रहे थे, जैसे कि उनको पहले से ही जीवन का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था कि जीवन रूपी रेस में जो पीछे है वही सबसे आगे है। उनके साथ वाला लड़का बेचैन हो रहा था, कहीं उसकी वजह से ही उसकी टीम सबसे पीछे न रह जाए। लेकिन बाबा को न दुनिया की चिंता थी और न ही जीतने की। अच्छे से कश मारने के बाद बाबा ने अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार महसूस किया। वहीं जहां बाकी ग्रुप वाले हिप हिप हुर्रे कर रहे थे, बाबा पीछे से चिल्लाए, हर हर महादेव ब्रो। बाबा की देखा देखी उनका पूरा ग्रुप चिल्लाए, हर हर महादेव ब्रो। साशा बाबा की आवाज सुनकर चौंकी। मनोज ने बाबा की ओर घूम कर देखा और साशा से कहा, बाबा रूममेट है मेरा। क्या सही में? हाँ, दैट्स वाई आई लव मीता आंटी। साशा खुशी से चिल्लाई, दैट्स वाई आई हेट मीता आंटी। साशा ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसी। कई साल बाद वह मनोज के सामने हंसी थी। बारिश खुशी से थोड़ी और तेज हो गई। मनोज ने जो 2000 करोड़ का केस जीता था, उस केस में एक नया पेंच आ गया। टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम उस केस में आ गया था। उस पर ये आरोप लगा था कि स्पेक्ट्रम के बंटवारे के दौरान उसने उस कंपनी को फेवर दिए हैं। चूंकि करंट मिनिस्टर का नाम आया था, इसलिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था। दिल्ली के द अशोक होटल में कब कौन चेक इन कर रहा है, कब कौन चेकआउट कर रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है। सारे मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया था। टेलीकॉम मिनिस्टर एक इवेंट अटेंड करने होटल में आए थे। इवेंट में शक्ल दिखाने से पहले फ्रेश होने के लिए उनके लिए एक रूम खोला गया।
उसी समय टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि विपक्ष के लोग मिनिस्टर पर रिजाइन करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में सब मनोज साल्वे को याद करते थे। उस कमरे में टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी पहले से ही थे। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, मिनिस्टर बोला, मुझे मनोज साल्वे चाहिए। सर, वो कॉलेज में है, अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं। उनकी लॉ फर्म से हम कांटेक्ट कर चुके हैं, वो नहीं आ पाएंगे। आएगा कैसे नहीं, उसको टीम में लो। ये केस तुरंत खत्म होना चाहिए। मिनिस्टर के चेहरे पर शिकन थी। उसने अपने पीए को इशारा किया, मुझे वही चाहिए, उससे मीटिंग फिक्स करो। किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। मिनिस्टर कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी वहां से निकल गए। नीचे हो रहे इवेंट में टेलीकॉम मिनिस्टर ने सवालों के जवाब देते हुए दोहराया, ये आरोप बेबुनियाद हैं। उस कंपनी के लीगल हेड को मनोज से मिलने के लिए पुणे चार्टर प्लेन से भेजा जा चुका था। लीगल हेड सिंगल फोर्ड पर पहले से ही खड़े थे। उनके साथ नेताजी का भी एक आदमी था। तो अब हम कहानी को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, और आगे की कहानी हम अब कल सुनेंगे। तो अच्छी लग रही हो कहानी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।